हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों हम लोग सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर अभी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और उस सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में हम लोग पीछे एडजॉर्प्शन समझे। इस वीडियो में हम लोग एडजॉर्प्शन को फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें टॉपिक लिखा हुआ है एडजॉर्प्शन आइसोबार्स। आइसोबार का मतलब यहाँ पर आप ये नहीं समझेंगे कि वो आइसोटॉप्स आइसोबार्स, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। थर्मोडायनामिक्स में आप लोगों ने, ठीक है, आइसोबार्स का नाम सुना होगा, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, हम उसी आइसोबार्स की बात कर रहे हैं। यहाँ आइसोबार्स का मतलब कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब समझो ध्यान से कि 1 ग्राम एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट समझ रहे हैं, जिसके सरफेस पर गैस एडजॉर्ब होगा। ठीक है, तो 1 ग्राम एडजॉर्बेंट के द्वारा जो गैस का अमाउंट एडजॉर्ब होगा, यानी द अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक है, यानी अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड बाय 1 ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट और टेम्परेचर के बीच हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर। उसी ग्राफ को कहा जाता है एडजॉर्प्शन आइसोबार्स। ठीक है, एडजॉर्प्शन आइसोबार समझ में आ गया। किसके बीच ग्राफ खींचना है? द अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड बाय 1 ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट वर्सेस टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, चलिए देखिए, यानी कहने का मतलब देखो कि यहां पर फिजिजॉर्प्शन में x/m और यहाँ टेम्परेचर है T। ठीक है, इसके बीच हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो वो इस तरह का ग्राफ है। ठीक है, यहाँ P होगा इसके लिए कांस्टेंट। ये ग्राफ है फिजिजॉर्प्शन तक, फिजिजॉर्प्शन तक। ठीक है, यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में ऐसा ग्राफ होगा। अब x/m क्या है? x/m क्या है? द अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड बाय 1 ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक है, यानी x जो है यहां पर क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड, और m क्या है? मास ऑफ एडजॉर्बेंट। अलग अलग लिखें अगर उसको, तो x क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब, है ना, यानी एडजॉर्बेंट का मास। ठीक है, और m क्या है? मास ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो x/m क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड बाय 1 ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट। जैसे मान लो कि 10 ग्राम गैस एडजॉर्ब हुआ 5 ग्राम चारकोल के द्वारा, तो क्या निकल गया? 2 ग्राम गैस एडजॉर्ब होगा 1 ग्राम चारकोल के द्वारा। नहीं, 10 ग्राम मान लेते हैं किसी गैस का एडजॉर्ब हुआ है, किसी गैस का, और 5 ग्राम मान लेते हैं कि वो एडजॉर्बेंट का मास है। तो अगर डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा कि पर ग्राम, इसका मतलब चारकोल जो है 2 ग्राम गैस को एडजॉर्ब करेगा। ठीक है, x/m क्या निकला कि पर ग्राम एडजॉर्बेंट के द्वारा कितना गैस एडजॉर्ब हुआ है। x/m और टेम्परेचर के बीच जब कांस्टेंट प्रेशर पर हम ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह से आपका लाइन आएगा। मतलब खुद से सोचो फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा होगा कि ये एडजॉर्बेंट का सरफेस है, इस सरफेस पर गैस अंडर प्रेशर एक कांस्टेंट प्रेशर पर एडजॉर्ब हो रहा होगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो गैस एडजॉर्ब हुआ होगा वो तो डिजॉर्ब होने लगेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, चूंकि फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि एडजॉर्बेंट के सरफेस पर एडजॉर्बेंट जो है वीक वान डर वाल्स फोर्स से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो वीक वान डर वाल्स फोर्स ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, यानी एडजॉर्ब गैस एस्केप कर जाएगा। ठीक है, यानी अमाउंट जो होगा गैस का वो डिक्रीज करेगा विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एडजॉर्ब अमाउंट घटेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आओ केमिकल एडजॉर्प्शन में समझो।
यहाँ केमिकल एड्जॉर्प्शन में बना देते हैं x/m, और यहाँ टेम्परेचर। ठीक है, इसमें क्या होगा वो देखो, पहले तो बढ़ेगा और फिर एज एक्सपेक्टेड घटेगा। समझिए बात को। केमी जॉब्सन में क्या होगा पता चला कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो शुरू में x/m बढ़ेगा, यानी ज्यादा अमाउंट एब्जॉर्ब होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि इनिशियली जो आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा ना, वो केमिकल रिएक्शन कराने में एक्टिवेशन एनर्जी का काम करने लगेगा। यानी शुरू में जो टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे वो क्या करेगा कि इनिशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगा वो एक्टिवेशन एनर्जी की काम करेगा केमिकल एब्जॉर्प्शन के केस में। फिर जब वो एक्टिवेशन एनर्जी गेन कर लेगा, उसके बाद अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एज एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो एब्जॉर्ब अमाउंट होगा वो टूटने लगेगा। यानी शुरू में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो टेम्परेचर जो है एक्टिवेशन एनर्जी की तरफ काम करेगा, तो x का मतलब वैल्यू जो है बढ़ेगा, तो x/m भी बढ़ेगा, यानी इस टेम्परेचर तक बढ़ा। अगर इसके बाद फिर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिर वो एज एक्सपेक्टेड जैसा हम सोच रहे थे घटेगा, फिर यहाँ से वो घटने लगेगा। ये हो गया केमी जॉब्सन का। ये केमी जॉब्सन के केस में ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में ऐसा ग्राफ आएगा, केमिकल एब्जॉर्प्शन में शुरू में टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वो टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी का काम करेगा, यानी केमिकल एब्जॉर्प्शन का रेट शुरू में बढ़ेगा, लेकिन एक टेम्परेचर तक पहुंचने के बाद वहां तक बढ़ते रहेगा। फिर उसके आगे अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर वो घटने लगेगा। ये जो ग्राफ है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन आइसोबार्स। ठीक है, और हम जानते हैं कि एब्जॉर्प्शन जो है फाइनली एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में चलाता है। एब्जॉर्प्शन क्या है? एक केस है डायनामिक इक्विलिब्रियम का, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट का। डायनामिक क्यों बोले? क्योंकि इक्विलिब्रियम में कभी भी प्रोसेस रेस्ट में नहीं होता। आपको लगेगा रुका हुआ है, लेकिन वो चलता रहता है। दो अपोजिंग प्रोसेस का रेट वहाँ बराबर हो जाता है, यानी प्रोसेस तो होता रहता है, इसलिए उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन इज ए केस ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम इन विच जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होगा, यानी एब्जॉर्प्शन का जो रेट होगा वो एक्सोथर्मिक होगा, और जो डिजॉर्प्शन का रेट होगा बैकवर्ड, वो हमारा इंडोथर्मिक होगा। क्लियर है? यानी गैस अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, लेकिन रिवर्स प्रोसेस जो होगा उसको हम लोग डिजॉर्प्शन बोलते हैं, जो कि इंडोथर्मिक होगा। समझे इतनी बात? चलिए दोनों ग्राफ को नोट कर लिए, जो भी बता रहे थे वही हम लिखेंगे, और ये एब्जॉर्प्शन आइसोबार हमारा खत्म हो जाएगा। तो बच्चों एब्जॉर्प्शन आइसोबार समझ में आ गया, उसका दोनों ग्राफ समझे, और अभी जो आपको समझाया गया था वो सारी बातें यहाँ लिखी हुई है, इसको पढ़िए। एब्जॉर्प्शन आइसोबार किसे कहते हैं वो यहाँ लिखा हुआ है। ए ग्राफ बिटवीन द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट, यानी x/m। x हो गया जो अमाउंट एब्जॉर्ब हुआ है वो, और m हो गया एब्जॉर्बेंट का मास। तो x/m क्या हो गया? अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट। किसके बीच हमको ग्राफ खींचना है? अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट और टेम्परेचर के बीच कांस्टेंट प्रेशर पर। गैस जो एब्जॉर्ब होगा वो गैस का प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, तो कितना अमाउंट एब्जॉर्ब हुआ है वो और टेम्परेचर के बीच ग्राफ एब्जॉर्प्शन आइसोबार कहलाता है, जो कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन के केस में इस प्रकार से घटेगा, जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से पहले केमिकल एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ेगा, यानी फास्ट होगा, फिर वो एज एक्सपेक्टेड जो हम उम्मीद कर रहे थे कि घटना चाहिए तो फिर घटने लगेगा। अब दोनों ग्राफ पीछे पढ़े हैं, केमी जॉब्सन का भी यहाँ सिचुएशन लिख दिए हैं। इन केमी जॉब्सन एन इनिशियल इंक्रीज विथ टेम्परेचर। केमी जॉब्सन में टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इनिशियली पहले वो बढ़ता है, एंड देन डिक्रीजेज एज एक्सपेक्टेड, उसके बाद फिर वो घटने लगता है। शुरू में बढ़ा क्यों? द इनिशियल इंक्रीज इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट, शुरू में इसलिए बढ़ता है द एनर्जी सप्लाइड
एक्ट एज एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इन केमी-जॉर्प्सन, यानी केमी-जॉर्प्सन के प्रोसेस होने के लिए, जो केमी-जॉर्प्सन में क्या होता है, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच केमिकल रिएक्शन होगा, बॉन्डिंग होगा, तो उसके बॉन्डिंग के लिए जो मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, शुरू में जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में काम करने लगेगा। शुरू में केमिकल एडजॉर्प्शन जो है पहले बढ़ने लगेगा और फिर एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वो डिक्रीज करता है। क्लियर है? x/m increases as pressure increases in both Fg-जॉर्प्शन एंड Kb-जॉर्प्शन, यानी प्रेशर अगर बढ़ाएंगे, ये अलग से पॉइंट हम एक लिख दिए हैं कि प्रेशर और x/m में क्या रिलेशन होगा, x/m और प्रेशर के, तो प्रेशर बढ़ाएंगे ना तो दोनों स्थिति में वो बढ़ेगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में भी और केमिकल एडजॉर्प्शन में भी। यानी कहने का मतलब कि प्रेशर बढ़ाने से फिजिकल एडजॉर्प्शन भी बढ़ता है, यानी मोर गैस एडजॉर्ब होगा, और केमिकल एडजॉर्प्शन भी बढ़ता है। ठीक है? एडजॉर्प्शन इज ए केस ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। एडजॉर्प्शन का प्रोसेस क्या है? फाइनली एक इक्विलिब्रियम स्टेट वो अटेंड कर लेता है, जिस इक्विलिब्रियम स्टेट में फॉरवर्ड प्रोसेस, जिसको एडजॉर्प्शन कहेंगे, एक्सोथर्मिक होता है, जबकि बैकवर्ड प्रोसेस जो है, जिसको डिजॉर्प्शन बोला जाता है, वो इंडोथर्मिक होता है। ठीक है? यानी कहने का मतलब देखो, जैसे ये गैस है प्लस सॉलिड, ये एडजॉर्बेंट है, ये एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्प्शन होगा जो कि एक्सोथर्मिक होगा, है ना, और जो डिजॉर्प्शन होगा वो इंडोथर्मिक होगा। इधर क्या होगा, गैस जो है वो सॉलिड के सरफेस पर एडजॉर्ब हो गया और साथ ही साथ हीट रिलीज होगा। ये हो गया एक्सोथर्मिक, चूंकि हीट रिलीज हुआ है, और ये जो है सॉलिड के सरफेस पर गैस जो एडजॉर्ब है, अगर उसको हीट देंगे तो गैस जो है सॉलिड सरफेस को छोड़कर फिर अलग हो जाएगा, डिजॉर्प्शन, जो कि इंडोथर्मिक होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हम लोग क्या जानते हैं, प्रोसेस इंडोथर्मिक के डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। ली चेटेलियर प्रिंसिपल हम लोग पढ़े हैं इक्विलिब्रियम में, कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम प्रोसेस उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिधर इंडोथर्मिक का प्रोसेस होता होगा। ठीक है? क्लियर है? चलो यही बात यहाँ लिखी हो, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा। इम्पोर्टेंट है, पहले ही बता चुके हैं आपको, ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें कहानी की तरह सारी बातों को सुनना है, कॉपी पर इसका नोट्स तैयार करना है और उसे अच्छे ढंग से पढ़ना है। आपका बोर्ड का हो, जेईई मेन का हो, एडवांस का हो, मेडिकल, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? अब आइए फैक्टर्स पढ़ते हैं कि एडजॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो तो एक सरफेस फिनोमिनन है कि एडजॉर्बेंट के सरफेस पर कोई दूसरा सब्सटेंस आ करके एडजॉर्ब हो जाता है। वह एडजॉर्प्शन दो टाइप का, अगर वीक वांडर वाल फोर्स के थ्रू हुआ तो फिजिकल एडजॉर्प्शन, और अगर एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच केमिकली रिएक्शन हो जाता है तो केमिकल एडजॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है? जो ऑलरेडी हम लोग पीछे डिटेल स्टडी कर चुके हैं। अभी पढ़ेंगे कि जो एडजॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, यानी सरफेस पर आके जो एडजॉर्ब हुआ, तो किन किन बातों पर निर्भर करता है, क्या हो सकता है उसका फैक्टर, किस किस कंडीशन में एडजॉर्प्शन बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है? इन्हीं फैक्टर्स का हम लोग अभी स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर है एडजॉर्बेंट के नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक है? एडजॉर्बेंट अगर हम बदल देंगे तो एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट जो है वो चेंज कर जाएगा। सपोज करो कि 4 कंटेनर में आपने सेम गैस रख दिया है, N2 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 N2। ठीक है? और अगर हम सभी में सपोज करो अलग अलग एडजॉर्बेंट डाल दें, एक में चारकोल डाल दें, एक में सिलिका जेल डाल दें, एक में एल्यूमिना जेल डाल दें, है ना, तो क्या आपको लग रहा है कि सेम अमाउंट गैस का एडजॉर्ब होगा? नहीं, सभी एडजॉर्बेंट का सेम नेचर नहीं होता है।
कोई एडजॉर्बेंट ऐसा होगा जो ज़्यादा मात्रा में गैस को एडजॉर्ब कर सकता है, कोई कम कर सकता है। ठीक है, तो एक फैक्टर है कि अगर हम एडजॉर्बेंट को ही चेंज कर दें तो एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट बदल सकता है। पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर है सरफेस एरिया। जो एडजॉर्बेंट है जिसके सरफेस पर गैस का एडजॉर्प्शन होना है, अगर हम एडजॉर्बेंट के सरफेस एरिया को बढ़ा दें, ठीक है, तो एडजॉर्प्शन ज़्यादा मात्रा में होगा। सपोज करो एक बड़ा सा चारकोल का पीस है, वो गैस का कुछ अमाउंट एडजॉर्ब किया। अगर उस चारकोल के पीस को हम और डस्ट बना दें, तोड़ दें उसको, तो हम जानते हैं किसी भी बड़ी को अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते या डिवाइड करते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, खुद से प्रैक्टिकली सोच के देखो, है ना। तो जितना छोटा स्मॉलर पीस रहेगा एडजॉर्बेंट का, उतना ज़्यादा एडजॉर्प्शन का होगा रेट, यानी उतना ज़्यादा मात्रा में एडजॉर्प्शन होगा, यानी उतना ज़्यादा अमाउंट गैस का एडजॉर्ब होगा। सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्लियर है इतनी? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका फिर जो एडजॉर्बेट है, जो गैस है, उसके नेचर पर भी तो डिपेंड करेगा। गैस ही अगर हम बदल देंगे, एडजॉर्बेंट को अगर हम सेम रखेंगे, तो क्या लग रहा है कि गैस जो डिफरेंट गैस है उसका सेम अमाउंट एडजॉर्ब होगा सेम एडजॉर्बेंट के द्वारा। सपोज करो कि एक कंटेनर में हम SO2 गैस डाल दिए, एक कंटेनर में हम HCl गैस डाल दिए, ठीक है, एक कंटेनर में हम H2 गैस डाल दिए। 3 कंटेनर में हमने अलग अलग गैस को डाल दिया और तीनों कंटेनर में जो एडजॉर्बेंट हम रखे हैं वो सेम है। मान लो तीनों में हम लोग चारकोल डाल दिए, ठीक है, सेम अमाउंट चारकोल का सेम अमाउंट तीनों कंटेनर में डाल दिए। ठीक है, तीनों कंटेनर में अलग अलग गैस है। अब आप खुद सोचिए प्रैक्टिकली, क्या सेम अमाउंट ऑफ चारकोल के द्वारा गैस का सेम अमाउंट एडजॉर्ब हुआ होगा? नहीं, अलग अलग अमाउंट एडजॉर्ब होगा। अब यहाँ पर समझने की बात ये है कि 3 गैस जो हम लिए थे, इसमें से कौन सा गैस ज़्यादा एडजॉर्ब हुआ और कौन सा गैस कम एडजॉर्ब होगा। ठीक है, तो समझो ध्यान से, जो गैस आसानी से लिक्विफाइड हो सकता है, यानी जो गैस इजीली लिक्विफिएबल है, यानी कौन सा गैस इजीली लिक्विफिएबल होता है? जिस गैस के मॉलिक्यूल्स में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, वो गैस आसानी से लिक्विड में चेंज हो सकता है। अब मान लो जिस गैस के बीच ऑलरेडी फोर्स पहले से ही कमज़ोर है, तो क्या उसको हम आसानी से लिक्विड में चेंज कर पाएंगे? नहीं करेंगे। जिस गैस में पहले से अगर मान लो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्स काम कर रहा है, उसको हम आसानी से लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। जैसे खुद से सोचो, HCl गैस की अगर हम बात करें तो HCl इसके बीच कौन सा फोर्स काम करेगा? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अगर एक कंटेनर में हम H2 गैस ले लिए हैं तो H2 के मॉलिक्यूल के बीच कौन सा फोर्स काम करेगा? लंडन या डिस्पर्सन फोर्स। अब आप खुद बताइए कि डायपोल डायपोल और लंडन फोर्स में कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्गर है? सीधी सी बात है, डायपोल डायपोल मोर स्ट्रॉन्गर फोर्स है। तो HCl मॉलिक्यूल्स के बीच डायपोल डायपोल फोर्स काम कर रहा है, मतलब वो स्ट्रॉन्गर फोर्स है बनिस्बत लंडन या डिस्पर्सन फोर्स के। इसका मतलब ये हुआ कि HCl इजीली लिक्विफाइड होने वाला गैस है, तो HCl का एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। समझे? यानी जो गैस इजीली लिक्विफाइड होने वाला होगा वो उसका एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। या कहिए जिस गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पहले से काम कर रहा होगा, स्ट्रॉन्ग मीन्स कंपेरेटिवली दूसरे गैस के रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वो गैस आसानी से लिक्विफाइड होने वाला भी होगा, यानी उसका एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। और ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? पिछले वीडियो में भी हल्का सा चर्चा किए थे। ये हर एक गैस का ये एक प्रॉपर्टी है, एक टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर से अगर हम एबव टेम्परेचर रखें तो वो गैस कितना भी प्रेशर लगा दीजिएगा लिक्विड में चेंज नहीं होगा। हम जानते हैं किसी भी गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए 3 कंडीशन आप लगाते हैं, या तो प्रेशर घटाइएगा, यानी सॉरी प्रेशर बढ़ाइएगा, या टेम्परेचर घटाइएगा, या दोनों काम कीजिएगा। प्रेशर भी बढ़ाएंगे, टेम्परेचर भी घटाएंगे, तो ही गैस लिक्विड में चेंज हो सकता है।
ठीक है। अब मान लो एक टेम्परेचर है, सपोज करो H2 गैस के लिए 33 केल्विन, हाइड्रोजन गैस है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 33 केल्विन है, केल्विन यानी -240 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर या इससे कम टेम्परेचर करेंगे तो ही हाइड्रोजन गैस को हम प्रेशर लगा के लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। अगर 33 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर हो, 34 केल्विन, 35 केल्विन, तो कितना भी प्रेशर लगा दीजिए हाइड्रोजन गैस पर, वो लिक्विड में चेंज नहीं होगा। इसी तरह और भी गैस का कोई ना कोई क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू होता है, जिस टेम्परेचर से एबव टेम्परेचर पर ही वो गैस प्रेशराइज्ड करके लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर अधिक होगा, मान लो किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, किसी का -240 डिग्री सेल्सियस है। अब खुद से सोचो किसको आप आसानी से लिक्विड में चेंज कर पाओगे, -240 वाले को या 0 वाले को? तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 0 होगा, मतलब क्या 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। जिसका -240 से सोचो, उसका टेम्परेचर घटाते 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 हमको -240 ले जाएंगे, तब जाके प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, या उससे पहले भी अप्लाई कर रहे होंगे, वो लिक्विड में चेंज नहीं हो रहा था। जब तक -240 नहीं पहुंच जाएगा तब तक वो लिक्विड में चेंज नहीं होगा। तो हर गैस का कुछ न कुछ क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, और जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, समझो वो गैस ईजिली लिक्विफिएबल है, वो गैस ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर हुई? एक फैक्टर हमारा ये हो गया, ठीक है। आ रही इतनी बात समझ में? एक फैक्टर हमारा प्रेशर भी है। प्रेशर, खुद से सोचो कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ेगा, यानी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, चाहे फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो या केमिकल एब्जॉर्प्शन हो। हम दोनों का पिछले जस्ट अभी इसी में यहाँ पर एक लाइन लिख दिया था हमने पीछे भी, कि प्रेशर अगर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा, केमिकल एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा, मतलब हर हाल में बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, आई बात समझ में? अब एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो गैस, मान लो जैसे कोई एक पार्टिकुलर गैस ले लिए, खुद से सोचो, है ना, उसका टेम्परेचर हम कम कर दिए, मान लो N2 गैस है, ठीक है, समझ रहे बात को? N2 गैस है और उसको हम अलग अलग टेम्परेचर पर एब्जॉर्ब कराना चाहते हैं प्रेशर लगा करके। मान लो कि हमने चारकोल ले लिया, ठीक है, 1 ग्राम, सपोज करो चारकोल का हमने 1 ग्राम ले लिया, और टेम्परेचर हमने अभी रखा मान लो 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर लगाना शुरू किए। N2 गैस का कुछ ना कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, 273 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा N2 का कुछ ना कुछ वॉल्यूम एब्जॉर्ब हुआ होगा। अब आइए अगले बात पर, अब हम टेम्परेचर को घटा दिए, 273 से कम करके मान लो 244 केल्विन कर दिए, ठीक है। अब जितना पहले प्रेशर लगाए थे, अगर उतना ही प्रेशर हम फिर से लगा दें, तो क्या गैस का उतना ही अमाउंट एब्जॉर्ब होगा कि ज़्यादा हो जाएगा? स्वाभाविक ही ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम कर दिए ना, यानी ईजिली थोड़ा सा ही प्रेशर लगाएंगे ना तो ज़्यादा गैस एब्जॉर्ब होने लगेगा। और टेम्परेचर घटा दीजिए और थोड़ा सा ही प्रेशर लगाएंगे तो ज़्यादा अमाउंट एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई? यानी जैसे जैसे हम डिफरेंट टेम्परेचर पर किसी पार्टिकुलर गैस का प्रेशर अगर हम लगाते हैं तो एब्जॉर्ब होगा। अगर टेम्परेचर हम चेंज करेंगे, मान लो टेम्परेचर घटाते जाएंगे, तो हमको प्रेशर भी कम लगाएंगे ना तो ज़्यादा गैस एब्जॉर्ब होते चला जाएगा, ठीक है। इसको हम ग्राफ से समझाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये फैक्टर समझ गए अभी आप? नेक्स्ट फैक्टर है कि जो एडजॉर्बेंट हमने यूज किया है, एडजॉर्बेंट, उसको हम और ज़्यादा एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट कहने का मतलब कि जो एडजॉर्बेंट इस्तेमाल किया गया है उसको मोर एक्टिवेट करके हम एडजॉर्प्शन के रेट को बढ़ा सकते हैं। समझे क्या बोल रहे हैं? सो जो एडजॉर्बेंट इस्तेमाल किया गया है उसको हम चाहेंगे तो और ज़्यादा एक्टिवेटेड कर सकते हैं एडजॉर्बेंट को। कैसे? एक तो मान लो जो एडजॉर्बेंट है इसके सरफेस को थोड़ा रफ कर दीजिए, खुरदरा कर दीजिए। तो खुद से सोचो कि जो प्लेन सरफेस है उस पर ज़्यादा आके गैस चिपकेगा कि कोई अगर रफ सरफेस कर दे, खुरदरा कर दे, तब ज़्यादा गैस एब्जॉर्ब होगा। खुद से सोचो, तो जो रफ सरफेस होगा उसमें ज़्यादा गैस एब्जॉर्ब होगा। इसका क्या मतलब निकला कि हमने एडजॉर्बेंट को एक्टिवेट कर दिया रफ करके, ठीक है। या फिर एडजॉर्बेंट को हम और सब डिवाइड कर दें,
जो एडजॉर्बेंट का पीस था उसको हम या तो सीट को और बड़ा कर दें या उसको छोटे छोटे पीस में और तोड़ दें। जितना छोटा पीस में तोड़ेंगे या सब डिवाइड करेंगे, उसको सब डिवाइड बोलते हैं इसे हम लोग, तो उतना ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा। ठीक है, या फिर ऐसे समझो कि एडजॉर्बेंट के सरफेस पर जो एडजॉर्ब हुआ है, यानी जो गैस इस पर एडजॉर्ब हुआ है, उसको हम किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से हटाते चले जाएं। यानी एक तरफ एडजॉर्ब हो रहा है, उसको हम हटा दिए किसी मेथड से, उस एडजॉर्बेंट का हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। समझे क्या बोले सो? तो 3 कारण है, यानी 3 वजह है जिससे हम लोग एडजॉर्बेंट को मोर एक्टिवेट कर सकते हैं। एक, उसके सरफेस को रफ कर देंगे तो एडजॉर्बेंट मोर एक्टिवेटेड हो जाएगा, या उस एडजॉर्बेंट को हम और सब डिवाइड कर दें, छोटे छोटे पीसेज में तोड़ दें, तो उससे भी हमारा एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा। या जो गैस एडजॉर्ब हुआ है उस गैस को हम डिजॉर्ब कराते चले जाएं तो ऑटोमेटिक है डिजॉर्ब होते जाएगा, एडजॉर्प्शन होते जाएगा, डिजॉर्प्शन होते जाएगा, एडजॉर्प्शन होते जाएगा। वहाँ पर भी बढ़ाया जा सकता है डिजॉर्प्शन करा करा के। ये सब कई फैक्टर था जिस पर एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है। इन्हीं सब बातों को भी हम लिखेंगे, ये भी टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया था इस चैप्टर में छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, आप देख रहे होंगे। उसको हम समझाते हैं, फिर बोर्ड पर लिखते हैं, आप उसे नोट करते हैं, है ना। चलिए इसको नोट करेंगे अब हम लोग। बच्चों, अभी जो फैक्टर्स आपको पढ़ाया जा रहा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, उसके कुछ फैक्टर्स को यहाँ मैंने लिख दिया है। अभी इसमें और लिखना बाकी है। हम जानते हैं कि आप लोग इस पूरे बोर्ड जब देखते हैं भरा हुआ है तो लगता है चलो इतना सारा नोट करना पड़ेगा, थोड़ी सी परेशानी होती होगी आप लोगों को। मैं सारी बात को समझता हूँ, लेकिन दूसरा कोई उपाय नहीं है। 2 ही उपाय है। हम बोलते हैं या तो उसको सुन लीजिए, नहीं लिखाएंगे, नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, तो कहानी की तरह सुनना है और उसके जो मेन पॉइंट्स है उसका डिस्क्रिप्शन तो करना ही होगा ना। तो लिखेंगे तो नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कर लेते हैं, ठीक है, नोट कर लिया कीजिए। ठीक है, नोट करना ही होगा, है ना। हम जानते हैं थोड़ा सा आप लोग को टफ लगेगा, लेकिन क्या करिएगा, तो दूसरा उपाय तो वो कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए आइए देखिए किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। एडजॉर्बेंट के नेचर पर ऑलरेडी समझा चुके हैं कि अलग अलग एडजॉर्बेंट अगर हम लेंगे तो गैस के अलग अलग अमाउंट को एडजॉर्ब करेगा। सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करेगा। एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना अधिक होगा उतना अधिक मात्रा में वो गैस को एडजॉर्ब करेगा अपने सरफेस पर। एडजॉर्बेट का नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, यानी जो गैस एडजॉर्ब होने वाला है, गैस अगर हम बदल लेंगे तो भी हमारा एडजॉर्प्शन का अमाउंट चेंज करेगा। क्योंकि जो गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर अधिक होगा, यानी जो गैस आसानी से लिक्विफाइड होने वाला होगा, यानी जिस गैस का इंटरमोलिकुलर फोर्स कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होगा, वो गैस आसानी से एडजॉर्ब होगा। ठीक है, और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? एक वैसा टेम्परेचर किसी भी गैस के लिए जिसके एबव टेम्परेचर पर कितना भी प्रेशर अप्लाई कर दे वो गैस लिक्विड में चेंज नहीं होगा। यही सब बातें यहाँ लिखी हुई है। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट पढ़ो। डिफरेंट गैसेज आर एडजॉर्ब्ड टू डिफरेंट एक्सटेंट बाय द सेम एडजॉर्बेंट एट द सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर हम सेम रखिए, अलग अलग कंटेनर में अलग अलग गैस ले लीजिए, सेम एडजॉर्बेंट सभी में डाल दीजिए। आप देखिए सेम अमाउंट गैस का एडजॉर्ब नहीं हुआ होगा। तो कौन ज़्यादा एडजॉर्ब हुआ होगा? जो इजीली लिक्विफाइड होगा, यानी जो इजीली लिक्विफिएबल होगा, जो आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट होता होगा। कौन आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है? जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर अधिक होता होगा, जिसके इंटरमोलिकुलर फोर्स कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होते होंगे। यही सब बातें यहाँ लिखी हुई है। हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस, greater the amount of that gas adsorbed, that is a gas which is more easily liquefiable or is more soluble in water, दोनों बात है, is more easily adsorbed. Higher the critical temperature, more easily the gas can be liquefied. जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर अधिक होगा वो गैस आसानी से लिक्विफाइड होने वाला होता है। अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? ये तो आप स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़े होंगे, फिर भी यहाँ पर मैंने क्रिटिकल टेम्परेचर को डिफाइन कर दिया है कि द मिनिमम टेम्परेचर एबव व्हिच
द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, हाउएवर हाई प्रेशर वी में अप्लाई। यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिससे एबव टेम्परेचर पर हम कितना भी प्रेशर अप्लाई कर दे वो गैस लिक्विड में चेंज नहीं होगा, उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम लोग मिनिमम टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर, जिससे एबव टेम्परेचर पर गैस लिक्विफाइड नहीं होगा। अब यहाँ कुछ उदाहरण देखो, गैस लिखे हैं H2, N2, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl गैस, अमोनिया SO2। अब देखो ये जो गैस है ना कितना कितना एब्जॉर्ब हुआ है 1 ग्राम चारकोल के द्वारा। ये जो वॉल्यूम यहाँ लिखा है ना 4.7, 8.0, 9.3 ये गैस का वॉल्यूम है, ठीक है, जो 288 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया है एनटीपी कंडीशन पर। चलो इस चीज को हम नीचे लिख देते हैं, है ना। ये जो है ना वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है इसके बारे में लिख देते हैं, ये वॉल्यूम ऑफ गैस एब्जॉर्ब, है ना, बाय 1 ग्राम ऑफ चारकोल एट 288 केल्विन। 288 केल्विन, समझे क्या लिखे हैं? सो ये जो वॉल्यूम है ना जो लिखा हुआ डिफरेंट गैस का ml में, H2 गैस कितना एब्जॉर्ब होता है 4.7 ml, N2 गैस 8 ml, CO गैस 9.3 ml, ये वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम क्या है? 1 ग्राम चारकोल के द्वारा 288 केल्विन पर ये वॉल्यूम एब्जॉर्ब हो जाता है इतना, ठीक है। कितना बोलो? 1 ग्राम चारकोल अगर हम डाल देना 288 केल्विन पर H2 गैस में, तो H2 गैस का 4.7 ml जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर 1 ग्राम चारकोल हम N2 गैस में डाल दें 288 केल्विन पर, तो N2 का 8 ml एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्लियर है? और नीचे देखो ये जो लिखा हुआ है TC मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर, K मींस केल्विन में, यानी यहाँ सब गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ये लिखा हुआ है केल्विन में। H2 का 33, N2 का 126, CO का 134, CH4 का 190, CO2 का 304। अब देख रहे हैं कि वॉल्यूम को भी हम इंक्रीजिंग में लिखे हैं, मतलब इन गैस का बढ़ता है वॉल्यूम और इसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है उसका ज़्यादा वॉल्यूम एब्जॉर्ब हुआ है, और जैसे जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर कम हुआ है गैस सबका, उसका कम वॉल्यूम एब्जॉर्ब हुआ है। यानी जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है वो ज़्यादा वॉल्यूम एब्जॉर्ब हुआ है। देखो खुद से देख लो, क्लियर है? यहाँ पर डेटा को ध्यान रखना है। अब इसी के बारे में यहाँ देखो लिखे हैं कि आप अगर इधर से इधर आते हैं H2, N2, CO, CH4 होते हुए SO2 की तरफ, यानी H2 से SO2 की तरफ, तो क्या होगा? क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ता है, ईज ऑफ लिक्विफैक्शन इंक्रीजेज, लिक्विफैक्शन आसानी से होगा वो भी बढ़ रहा है, यानी लिक्विफाइड होने का जो संभावना है, इजी है, वो बढ़ेगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा, ईज ऑफ लिक्विफैक्शन बढ़ेगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा, यानी H2 से SO2 की तरफ आते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ता है, क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ता है, ईज ऑफ लिक्विफैक्शन बढ़ता है, मतलब एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है। चलो स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट करो या वीडियो पॉज करके नोट करो। इसके रेस्ट पॉइंट को हम अभी लिखेंगे और भी। बच्चों ये कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारा सारा फैक्टर्स फिनिश्ड होता है, जो समझा दिए हैं वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, पीछे समझा हुआ है सब कुछ हम लोगों का। ये ग्राफ है जिसको अभी हम लोग समझेंगे प्रेशर के रिगार्डिंग, ठीक है। देखो 3 फैक्टर तो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। एक हमारा था नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, एक था सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, एक था नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट जिसमें हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में समझे। नेक्स्ट फैक्टर हमारा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर चेंज करेंगे तो भी तो हमारा एब्जॉर्प्शन चेंज होगा। खुद से सोचो कि टेम्परेचर अगर बदल दें तो एब्जॉर्प्शन का एक्सटेंट बदलेगा कि नहीं बदलेगा? निश्चित बदलेगा। और जनरली ब्रेन में क्या आता है
कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो जो एड्जॉर्ब गैस है वो डिजॉर्ब हो जाएगा। केमिकल एड्जॉर्प्शन में भी फाइनली टेम्परेचर बढ़ाने से डिजॉर्प्शन ही होता है। इनिशियली कहो कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पहले वो एक्टिवेशन एनर्जी में खर्च होगा, फिर उसके बाद वो डिक्रीज भी करता है x/m। केमिकल एड्जॉर्प्शन में x/m और T के बीच हमने ग्राफ खींचा था। इनिशियली टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है, फिर वो एज एक्सपेक्टेड घटता है। यानी फाइनली हर हाल में सोचो कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एड्जॉर्प्शन कम होगा। जैसे एक उदाहरण यहाँ लिखे हैं कि 1 ग्राम चारकोल जो है ना 273 केल्विन पर N2 का 10 ml एड्जॉर्ब कर लेता है। अगर हम टेम्परेचर घटा देते हैं 273 से 244 कर दिए, ठीक है, तो 1 ml चारकोल जो है N2 का 20 ml एड्जॉर्ब कर लेगा। और टेम्परेचर घटा दिए 244 से घटा करके 195 कर दिए, तब N2 का जो है 45 ml एड्जॉर्ब हो जाएगा 1 ml चारकोल के द्वारा। यानी एक यहाँ पर एक तरह से एग्जाम्पल है कि 1 ml ऑफ चारकोल जो है ना 273 केल्विन पर N2 का 10 ml, 244 केल्विन पर 20 ml, 195 केल्विन पर 45 ml एड्जॉर्ब कर लेता है। यानी टेम्परेचर घटाते गए, N2 का वॉल्यूम ज़्यादा अमाउंट का N2 का एड्जॉर्ब होते चला गया। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर हम किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर बढ़ाते हैं, ये फिक्स्ड है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो या केमिकल एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा प्रेशर बढ़ाने से। हम लोग जनरली फिजिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में ही समझते हैं कि सॉलिड एड्जॉर्बेंट पर कोई गैसियस एड्जॉर्बेंट अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से ज़्यादा मात्रा उसका एड्जॉर्ब होगा, है ना। तो देखो N2 एड्जॉर्ब्ड इन ml, यानी इस एक्सिस पर हमने N2 का एड्जॉर्ब्ड वॉल्यूम ले लिया और यहाँ प्रेशर ले लिया। एक्स एक्सिस पर प्रेशर ले लिए, प्रेशर इन सेंटीमीटर ऑफ Hg। इस पर नाइट्रोजन गैस जो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं N2 एड्जॉर्ब्ड इन ml। अब देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर मैंने एक लाइन खींचा, ये 0 डिग्री सेल्सियस का लाइन, नीचे जो सबसे लाइन दिख रहा है जिसका स्लोप सबसे कम है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ड्रॉ किया गया है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, इसका वॉल्यूम देखो, प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। यानी अब देखो ध्यान से कि थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा रहे हैं, जैसे से प्रेशर बढ़ा रहे हैं इसका वॉल्यूम ज़्यादा होते चला गया। अब देखो टेम्परेचर हम घटा दिए, 0 डिग्री सेल्सियस से कम करके -29 डिग्री सेल्सियस कर दिए, तो स्लोप देखो ऊपर चला गया लाइन। इसका मतलब कि जितना प्रेशर लगा करके हम 0 डिग्री सेल्सियस पर N2 गैस एड्जॉर्ब हो रहा था, अगर हम टेम्परेचर को कम कर दिए हैं उतना ही प्रेशर लगाकर ज़्यादा वॉल्यूम एड्जॉर्ब होगा। अब किसी प्रेशर पर लाइन ऐसे खींच लो, देखो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग वॉल्यूम एड्जॉर्ब हुआ है। मान लो कि हम यहाँ पर इस 20 सेंटीमीटर ऑफ Hg को एक रिफरेंस मान लेते हैं, 20 सेंटीमीटर ऑफ Hg को। अब यहाँ देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ड्रॉ कर दिए परपेंडिकुलर, थोड़ा दाएं बाएं खसक गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सीधा ही खींच देते हैं इसमें, क्या लो हो गया, ठीक है। अब खुद से सोचिए कि प्रेशर यहाँ कांस्टेंट कर दिए, मान लो 20 है। अब अलग अलग टेम्परेचर पर वॉल्यूम मेजर करो तो 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम 20 सेंटीमीटर प्रेशर लगाते हैं तो इतना वॉल्यूम एड्जॉर्ब होगा, -29 डिग्री सेल्सियस पर इतना वॉल्यूम एड्जॉर्ब होगा, -78 डिग्री सेल्सियस पर इतना वॉल्यूम एड्जॉर्ब होगा। देख रहे हैं ना, वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है। ये लाइन कहाँ कहाँ पर कट कर रहा है, देखो यहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है ना ये लाइन, और ये यहाँ देखो कट कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये जो लाइन है थोड़ा सीधा दिख रहा है आपको कि -190 डिग्री सेल्सियस, बहुत कम टेम्परेचर हो गया, थोड़ा सा ही प्रेशर बढ़ाए हैं तो देखो कितना वॉल्यूम एड्जॉर्ब हो गया, इतना सारा वॉल्यूम एड्जॉर्ब हो गया। बात को समझो ध्यान से, थोड़ा सा ही प्रेशर लगाए हैं ना तो बहुत कम टेम्परेचर जो है -190 डिग्री सेल्सियस पर देखिएगा बहुत ज़्यादा वॉल्यूम एड्जॉर्ब हो चुका है। देखो यहाँ परपेंडिकुलर डाले हैं, टेम्परेचर अगर देखो यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है, इतना वॉल्यूम एड्जॉर्ब हुआ है देखो, ठीक है 20 सेंटीमीटर पर। अगर हम टेम्परेचर कम कर दिए, प्रेशर 20 नहीं रहने दिए,
देखो ज़्यादा वॉल्यूम एब्जॉर्ब हो गया, देखो यहाँ पर, ठीक है। और टेम्परेचर कम किए और देखो वॉल्यूम ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया। अब -190 कर दिए थे देखो, और वॉल्यूम ज़्यादा, यहाँ इतना वॉल्यूम एब्जॉर्ब हो गया। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई है ना। यानी कहने का मतलब कि बहुत कम टेम्परेचर जब रहेगा तो थोड़ा सा ही प्रेशर बढ़ाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम गैस का एब्जॉर्ब हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे तो कम वॉल्यूम एब्जॉर्ब होगा। देखो प्रेशर बढ़ते जा रहा है, वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम यहाँ पर ऐसे ही आपका देखो ऐसे करके है, खुद से सोचो। क्लियर है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में यही बात यहाँ लिखा हुआ है, जो अभी बोल रहे थे वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। एक्टिवेशन ऑफ द सॉलिड एडजॉर्बेंट, यानी सॉलिड एडजॉर्बेंट को हम और ज़्यादा एक्टिवेट करके भी एडजॉर्प्शन को बढ़ा सकते हैं। कैसे, अभी समझाए थे कैसे बढ़ा सकते हैं। सरफेस जो है एडजॉर्बेंट का सरफेस, उसको थोड़ा खुरदरा कर दीजिए, रफ कर दीजिए, एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा। या उसको हम और स्मॉलर पीस में तोड़ के भी एडजॉर्प्शन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। या जो एडजॉर्ब गैस है उसको रिमूव करेंगे, फिर एडजॉर्ब होगा, फिर रिमूव करेंगे, यानी कंटिन्यूअस रिमूवल से भी एडजॉर्प्शन बढ़ते जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कि एडजॉर्बेंट को मोर एक्टिवेट कर दिए, रफ करके, सब डिवाइड करके, या एडजॉर्ब गैस को रिमूव करके। ये सब फैक्टर थे, ठीक है। अब देखो एडजॉर्बेंट के सरफेस पर अगर गैस का 1 मोल एडजॉर्ब होता है, एडजॉर्बेंट के सरफेस पर गैस का 1 मोल एडजॉर्ब होता है, एडजॉर्प्शन में तो एनर्जी रिलीज होगा क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो जो हीट इवॉल्व होगा उसे हम लोग हीट ऑफ एडजॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैस इज एडजॉर्ब्ड ऑन द सॉलिड एडजॉर्बेंट। सॉलिड एडजॉर्बेंट के सरफेस पर 1 मोल गैस के एडजॉर्प्शन से जो हीट रिलीज होगा उसी हीट अमाउंट को क्या बोलना है, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन या इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। ये ग्राफ देख लो, प्रेशर और अमाउंट ऑफ, यानी प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ N2 गैस के बीच इस टेम्परेचर पर, यानी टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर बढ़ा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। टेम्परेचर कम कर दिए उतना ही प्रेशर बढ़ाकर ज़्यादा वॉल्यूम एडजॉर्ब हो रहा है, और टेम्परेचर कम किए उतना ही प्रेशर लगाकर और ज़्यादा वॉल्यूम एडजॉर्ब होने लगा। तो उससे सोचो देखो। चलिए तो बच्चों यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो, या वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। नोट करके इसको पढ़ना है एक बार, सही सही नोट करना है। चलो यहाँ पर हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन भी ये टॉपिक फिनिश्ड हो जाता है। अब हम लोग इसी में एक टॉपिक और छोटा सा पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ केमीजॉर्प्शन। जो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है उसका फुल मैकेनिज्म क्या है, किस प्रकार से वो होता है, ठीक है। चलिए उसके बारे में नोट करें, तब तक बोर्ड को मिटाते हैं। चलो बच्चों हम लोग एक नेक्स्ट छोटे से टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ केमीजॉर्प्शन। यानी केमिकल एडजॉर्प्शन जो होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन में हम लोग क्या देखते हैं, एडजॉर्बेंट के सरफेस पर एडजॉर्बेंट आकर के केमिकली बॉन्ड बना लेता है। अब किस प्रकार से बनाता है उसका पूरा हम लोग डिटेल डिस्क्रिप्शन समझेंगे, उसी को हम लोग मैकेनिज्म बोलते हैं कि केमिकल एडजॉर्प्शन एक्चुअली हुआ किस प्रकार से हुआ होगा, ठीक है, किस प्रकार से हुआ होगा, है ना। अब समझो, इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि प्लेटिनम के सरफेस पर, प्लेटिनम सॉलिड एडजॉर्बेंट हो गया, ठीक है। प्लेटिनम के सरफेस पर हाइड्रोजन गैस के एडजॉर्प्शन को हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल में कि किस प्रकार ये एडजॉर्ब होता है, किस प्रकार यहाँ पर केमिकली रिएक्ट होगा। तो सबसे पहले ये समझो कि प्लेटिनम के सरफेस पर जो फ्री वैलेंसीज होंगे या एक्टिव साइट्स होंगे जहाँ पर H2 यानी हाइड्रोजन जो है आकर के बॉन्डिंग करेगा, उस जगह को हम लोग एक्टिव साइट या फ्री वैलेंसीज बोलते हैं प्लेटिनम के लिए। प्लेटिनम का सरफेस है तो ये अपने सरफेस को अवेलेबल किया हाइड्रोजन को रिएक्शन करने के लिए, यानी प्लेटिनम जो है ना अपना सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, समझो एक तरह से कि जिस पर आकर के H2 केमिकली रिएक्ट करेगा, प्लेटिनम से बॉन्डिंग करेगा वो, है ना। समझ रहे हैं बात को।
तो प्लेटिनम के जिस जगह पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आकर के जुड़ेगा, ठीक है, उसी को हम लोग फ्री वैलेंसीज या एक्टिव साइट्स कहेंगे प्लेटिनम का, है ना। और ध्यान से समझो कि सबसे पहले हाइड्रोजन जो है प्लेटिनम के सरफेस पर पहले फिजिकली एडजॉर्ब होगा, उसके बाद वो केमिकली एडजॉर्ब होगा। यानी हाइड्रोजन का प्लेटिनम के सरफेस पर फर्स्टली फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा, देनली फिर उसके बाद जो है वो केमिकली एडजॉर्ब होता है। जैसा कि पीछे हम एक ग्राफ बताए थे, याद करिए आप इस तरह का, कि पहले फिजिकली एडजॉर्ब होगा, फिर बढ़ेगा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर याद आया इस तरह का ग्राफ कि पहले फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा और उसके फिर ज़्यादा नज़दीक लाएंगे तो फिर उसमें रिपल्सन स्टार्ट होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, है ना। और उसके बाद वो फिर केमिकली रिएक्शन में भाग लेगा, केमिकल रिएक्ट करना शुरू करेगा, तो फिर उसका एनर्जी डिक्रीज करेगा, इस डिस्टेंस तक आके बॉन्डिंग हो जाएगा। फिर अगर उससे नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे तो फिर उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगा। याद आ रहा है इस तरह का ग्राफ आपने पढ़ा था, क्या बताए थे वहाँ पर? कई केसेज में ऐसा होता है कि केमिकल एडजॉर्प्शन से पहले फिजिकल एडजॉर्प्शन हो जाता है। बस इसी बात को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले क्या होगा? फिजिकली एडजॉर्ब होगा, फिर वो केमिकली एडजॉर्ब हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से देखो, मान लो ये हमारा प्लेटिनम का सरफेस है, ये प्लेटिनम है, ठीक है, बहुत आसान है, देखो तुरंत समझ में आ जाएगा अभी। ये जो हम डॉटेड लाइन बना रहे हैं, ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कई सारे डॉटेड लाइंस हैं, ये प्लेटिनम का फ्री वैलेंसीज है। इसी लाइन पर यानी यहीं पर आकर के हाइड्रोजन जो है वो अटैच होगा। अब देखो H और H सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ है, ये हो गया H2 मॉलिक्यूल हमारा। अब ये H2 मॉलिक्यूल जो है इसके सरफेस पर आकर के फिजिकली एडजॉर्ब होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं फिजिजॉर्प्शन। फिजिजॉर्प्शन, तो फिजिजॉर्प्शन में क्या होगा वो समझो। Pt प्लेटिनम, प्लेटिनम का एटम सब है, ये इसका ये फ्री वैलेंसीज है, खाली वैलेंसी है जिस पर आकर के बॉन्डिंग होना है। अब ये H जो था ना दोनों, यहां आकर के ये इस पर जुड़ जाएगा, इस पर आके जुड़ने लगेगा ये, यानी यहां थोड़ा सा सेपरेट है, अलग है, ये इस पर आकर के फिजिकली एडजॉर्ब हो गया, फिजिजॉर्प्शन। अब यहां पर होगा केमिजॉर्प्शन। केमिजॉर्प्शन का मतलब ये जो मॉलिक्यूल इस पर वांडर वाल फोर्स से आकर अटैच हो गया, अभी वांडर वाल फोर्स से अटैच हुआ यहाँ पर, ठीक है ना, इसको वीक वांडर वाल फोर्स हम दर्शा देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड है ना, एटम्स के बीच का बॉन्ड, वो डिसोसिएट कर जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके साथ ये स्ट्रांगली अटैच हो जाएगा। यानी अब Pt के सरफेस पर जो है, Pt का जो एक्टिव साइट्स था, उस एक्टिव साइट्स पर हाइड्रोजन आकर के यहां पर जुड़ गया और H और H के बीच का जो बॉन्ड था वो डिसोसिएट कर गया। इस प्रकार ये हाइड्रोजन जो है प्लेटिनम के साथ केमिकल बॉन्ड बना लेता है, यहाँ पर बॉन्डिंग कर लेता है। समझे? पूरा स्टेप समझ में आया? यही मैकेनिज्म है, खत्म हो गया। सबसे पहले ये प्लेटिनम का सरफेस है, ये एडजॉर्बेंट हो गया, और ये H2 जो है ये हमारा एडजॉर्बेंट है। तो सबसे पहले एडजॉर्बेंट के सरफेस पर जो एडजॉर्बेंट है H2, वो फिजिकली एडजॉर्ब होगा वीक वांडर वाल फोर्स से। ये आपका वांडर वाल फोर्स है, ठीक है। वांडर वाल फोर्स से H2 इस पर आके जुड़ गया। अब ये H और H के बीच का जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक कर जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा, और हाइड्रोजन प्लेटिनम से केमिकल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। ये केमिकल बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन का प्लेटिनम के सरफेस पर बॉन्डिंग जो हुआ, केमिकल एडजॉर्प्शन जो हुआ,
इससे पहले उसका फिजिकल एडजॉर्प्शन हुआ है। यानी प्लेटिनम के सरफेस पर फर्स्टली हाइड्रोजन फिजिकली एडजॉर्ब होता है, फिर वो H मॉलिक्यूल्स ब्रेक करता है एटम के फॉर्म में और केमिकली फाइनली एडजॉर्ब हो जाता है। दैट्स इट। क्लियर है? अब देखो इसका फ्री वैलेंसी जितना बढ़ेगा, जैसे मान लो तो अभी आप यहाँ पर देखिए इसमें डॉटेड लाइन कितना दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्री वैलेंसी इसमें 8 है। अगर इसको हम तोड़ दें और छोटा छोटा पीस में तोड़ दें तो इसका फ्री वैलेंसी की संख्या बढ़ जाएगा। कैसे? देखो जैसे ये PT है, यहाँ PT है, PT है, PT है, इसका ये फ्री वैलेंसीज हो गया, ये इसका फ्री वैलेंसीज है। यहाँ अगर हम आपसे फ्री वैलेंसीज पूछें, ठीक है, तो कितना बोलिएगा? 8। अब ब्रोकन इनटू 2 पूछे, ब्रोकन इनटू 2 पीसेज, इसको ब्रेक कर दो, यहां से तोड़ दो, यहां से तोड़ दो, PT PT, ये टूट गया, फिर एक और PT, फिर यहां PT, तोड़ने के बाद अब यहाँ पर टोटल फ्री वैलेंसीज काउंट करो, 1 2 3 1 2 3 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर फ्री वैलेंसीज अगर पूछेंगे तोड़ने के बाद आपको 12 दिखा। क्या मतलब निकला? इसको ऐसे समझो कि जब ये बड़ा सा पीस था तो 8 फ्री वैलेंसीज है, तो समझिए इस पर 8 हाइड्रोजन एटम आकर के मैक्सिमम जुड़ सकता है। लेकिन अगर इसको हम स्मॉलर पीस में तोड़ दिए, दो भाग में तोड़ दिए, अब तो 12 फ्री वैलेंसीज हो गया, अब ज़्यादा हाइड्रोजन आके जुड़ेगा। यही तो बता रहे थे, जितना स्मॉलर पीस हम करेंगे ना उतना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा, उतना अधिक फ्री वैलेंसीज बढ़ेगा, उतना ज़्यादा गैस एडजॉर्ब होगा। अगर इसको हम और तोड़ दें, यहाँ से तोड़ दे तो 4 यहाँ बन जाएगा, 4 यहाँ पर 8, फिर इसको तोड़ देंगे तो फिर 4 4 8, यानी टोटल 16 फ्री वैलेंसीज हो जाएगा। अगर इसको हम और तोड़ दिए तो और स्मॉल पीस की और फ्री वैलेंसीज बढ़ गया और ज़्यादा गैस एब्जॉर्ब होगा। क्लियर है? ये है मैकेनिज्म, ये हम एक्स्ट्रा पार्ट समझा दिए हैं कि अगर हम तोड़ते हैं स्मॉलर पीस में तो किस प्रकार से फ्री वैलेंसीज बढ़ जाता है। चलो इसको नोट करो, इसके बारे में 2 लाइन लिखेंगे, मैकेनिज्म हमारा फिनिश्ड हो जाएगा। नोट कर लिए? तो बच्चों यहाँ पर जो अभी आपको मैकेनिज्म समझाया गया था डायग्राम के थ्रू हाइड्रोजन का प्लेटिनम के सरफेस पर, वही बात यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, देखो H2 molecules are first attracted towards the surface by weak van der Waals forces। क्लियर है? यानी जो प्लेटिनम का सरफेस है उसके सरफेस पर सबसे पहले हाइड्रोजन गैस जो है वो आकर के, है ना, वीक van der Waals फोर्स से अटैच हो जाता है। ठीक है, एंड हेंस एडजॉर्ब्ड ऑन इट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनबैलेंस्ड अट्रैक्टिव फोर्सेज और फ्री वैलेंसीज ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक है, यानी एडजॉर्बेंट जो है प्लेटिनम, उसके सरफेस पर जो अनबैलेंस्ड फोर्स काम करता है। आपको मालूम है सरफेस का जो सबसे ऊपरी लेयर होगा, एडजॉर्बेंट का सबसे ऊपरी लेयर, वो अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर होता है, अंदर की तरफ ज़्यादा फोर्स लगता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन उसके सरफेस पर आकर के फिजिकली एडजॉर्ब हो जाएगा। या जो एडजॉर्बेंट का ऊपरी लेयर होगा उस पर जो फ्री वैलेंसीज उपस्थित होंगे, उस फ्री वैलेंसीज पर हाइड्रोजन गैस आकर के वीक van der Waals फोर्स से अटैच हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजीजॉर्प्शन। अब क्या होगा? द एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स, यानी सरफेस पर जो मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हुआ है, डिसोसिएट इनटू एटम्स, एटम्स में डिसोसिएट कर जाते हैं, विच आर देन केमिजॉर्ब, वो एटम जो है फाइनली केमिजॉर्ब हो जाता है और उसके सरफेस से स्ट्रांगली अटैच रहता है, एंड हेंस हेल्ड स्ट्रांगली। क्लियर है? अब समझो, when the solid adsorbent is broken into pieces, the number of free valencies increases and hence
एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया मैकेनिज्म खत्म। मैकेनिज्म अगर पूछता है केमिजॉर्प्शन का, तो पीछे जो यहाँ बनाए थे प्लेटिनम के सरफेस पर हाइड्रोजन को एडजॉर्ब होते हुए दिखाए हैं, फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन का, उतना 3 इमेज बना देना है और इतना लिख देंगे हम लोग तो हो गया हमारा। समटाइम्स पूछ देता है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन। तो एक उदाहरण ले लीजिएगा, हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन ऑन द प्लेटिनम सरफेस, और उसमें इतना लिख करके और उस 3 इमेज को बना देना है। दैट्स इट। क्लियर है? चलो तो बच्चों यहाँ पर आपका इस वीडियो में 3 टॉपिक खत्म हुआ। एक एडजॉर्प्शन आइसोबार, जिसमें 2 ग्राफ बताए। फिजिकल एडजॉर्प्शन का ऐसा ग्राफ था और केमिकल एडजॉर्प्शन का पहले बढ़ता था फिर घटता था। x/m और टेम्परेचर के बीच ग्राफ कांस्टेंट प्रेशर पर एडजॉर्प्शन आइसोबार्स कहलाता है। ठीक है। फिर हम लोग पढ़े फैक्टर्स ऑन विच एडजॉर्प्शन डिपेंड्स, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, जिसमें नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, जो क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़े, टेम्परेचर, प्रेशर और एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट, और अभी पढ़े मैकेनिज्म ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन। ये केमिकल एडजॉर्प्शन का मैकेनिज्म है। क्लियर है बच्चों? तो करना क्या, आपको पहले ही बता चुके हैं, इस चैप्टर में पूरा थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल अभी तक आपको नहीं मिला होगा। इसी तरह का पूरे चैप्टर में हम लोग कहानी की तरह पूरे बात को सुनना है, और जो भी बोर्ड पर लिखते हैं उसे नोट्स बनाते चलिए, ताकि बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपको ये नोट्स काम देगा। बोर्ड के एग्जाम में ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, डिफरेंट ईयर्स का क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर का, या किसी भी कॉम्पिटिटिव बुक को ऑब्जेक्टिव सवाल जब बनाइएगा, यही थ्योरी सब आपको काम देगा जो बोर्ड पर लिखते हैं। इसको अच्छे ढंग से पढ़े रहिएगा, तो ही जो प्रॉब्लम होगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किसी भी तरह का सारा सॉल्व होगा। सारे प्रॉब्लम का आंसर नोट्स में ही लिखा हुआ रहेगा। आप अच्छे ढंग से सुन करके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करो। ये सबसे आसान चैप्टर है, लॉजिकल चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स इसमें नहीं आते हैं, तो अच्छे ढंग से सुनना तो पड़ेगा, नोट्स तो तैयार करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं बहुत सारा लिखना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय है तो आप खुद ढूंढ करके मतलब चैप्टर को आसान करने का तरीका आप ढूंढिए। हमको सबसे आसान तरीका यही लग रहा है कि अच्छे से आपको समझाते हैं, बोलते हैं, आप सुन लीजिए, नोट्स हम बोर्ड पर लिख देते हैं, आप उसे उतार लीजिए, आप बैठ के उसे पढ़ लीजिए, बस हो जाएगा। बस इतना ही करना है ना। मेहनत नहीं करिएगा। न्यूमेरिकल से कुछ बच्चे भागते हैं, कुछ बच्चे मतलब पढ़ना ही नहीं चाहते, थ्योरी से भागते हैं। कुछ बच्चे चाहते थे इतना बड़ा सिलेबस है भाई, कम रहता तो कितना अच्छा होता। अब तो कम हो गया ना इस सेशन के लिए, 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया। 30% समझ रहे ना, बहुत बड़ा चीज़ होता है भाई, बहुत बड़ा सिलेबस का रिडक्शन हुआ है। चैप्टर कुछ हटे हैं, बाकी चैप्टर्स के बीच का पार्ट भी हटा हुआ है, तो बोर्ड के लिए तो बहुत रियायत मिल गया। 30% बहुत होता है। हम आपको 100% पढ़ाएंगे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बोर्ड में उसमें से आपका 30% ही काम देगा। जो सिलेबस आपको भेजा गया है बोर्ड के लिए, उसी अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। कॉम्पिटिशन के लिए पूरा पढ़ाई करनी है। ठीक है बच्चों, मेहनत करना है, घर पे रहना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।